अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइक्रोडल इंपार्शन के बारे में, उसकी काजिस, रिस्पेक्टर और साइंस सिम्टम के बारे में, और इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है माइक्रोडल इंपार्शन की। सही है, तो माइक्रोडल इंपार्शन की जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड की है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा हमारे पास आते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और लास्ट में हमारे पास आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर पेशेंट को हम सबसे पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो हम इसके बाद हम जाएंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं हुआ, रिकवरी नहीं हुआ, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट, हम सर्जरी पे जाएंगे। सही है, सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे कि हमने पहले बताया, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, पेशेंट को हम काउंसलिंग करवाते हैं, इसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द माइक्रोडल इंफार्शन, कि पेशेंट को हम बताएंगे कि माइक्रोडल इंफार्शन की रिस्पेक्टर ये है, काजेज ये है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट के बारे में उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो है ना पेशेंट को ये भी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है अगर स्मोकिंग करेंगे आप, ठीक है, तो आप जो है ना स्मोकिंग आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग हम कर देते हैं। इसके बाद हम जो है ना अल्कोहल, अवॉइड अल्कोहल, अगर पेशेंट ड्रिंकिंग वगैरह या अल्कोहल पीते हैं तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि ये स्टॉप करें, आज के बाद ये नहीं पियेंगे। सही है, हमारे पास आते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत लाजिमी है। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है, कि आप अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। आप ऐसे डाइट खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या फैट्स की जो मिकदार कम हो। ठीक है, तो पेशेंट को हम डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट आप जो है ना ले। सही है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की वजह से माइक्रोडल इंफार्शन काज हो सकता है, तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप साल्ट जो है ना, आप जो खाना खाते हैं उसमें साल्ट का मिकदार कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग करते हैं सही पेशेंट्स की। इसके बाद हमारे पास आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट्स को क्या देते हैं, मिसाल के तौर पर माइक्रोडल इंफार्शन में क्या होता है, माइक्रोडल इंफार्शन में हार्ट की जो मसल होते हैं उसको सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से वहाँ की जो मसल होती है, ठीक है, वो डेथ हो जाती है, वहाँ पर डैमेज आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन महसूस होता है। ठीक है, तो सीवियर पेन महसूस होता है, इसके लिए हम जो है उसको पेन रिलीव करने के लिए हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले पेन को रिलीव करने के लिए हमारे पास क्या है, नाइट्रेट्स हमारे पास जो है ना ये इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन आता है, ठीक है, और आइसोसर्बेट डाइनाइट्रेट्स आते हैं। पेशेंट को हम जो है ना ये सब लिंगल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमरजेंसी ड्रग्स हैं। ये इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास वेज़ोडायलेटर है। ठीक है, ये नाइट्रेट्स हमारे पास क्या है, ये वेज़ोडायलेटर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा ओवरव्यू हम ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हम देंगे। सही, ये हमारे पास सुपीरियर वेना का है। ठीक है, ये हमारे पास इंफीरियर वेना का है। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आते हैं हार्ट को। ठीक है, थ्रो सुपीरियर वेना कहवा, ठीक है, और थ्रो द इंफीरियर वेना कहवा। ठीक है, कहाँ पर आते हैं, राइट एट्रियम में आते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम से फिर आ जाते हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आते हैं, राइट वेंट्रिकल से फिर जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग में जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, जो पल्मोनरी वेन के जरिए फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आयोटा बॉडी में जाते हैं, वहां पर जहां पर जरूरत होती है। ठीक है, मतलब तो सारे बॉडी में जो है ना वो मतलब प्रोवाइड करती है हार्ट। सही है, ब्लड प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास है थोड़ा सा ओवरव्यू थे। अच्छा, अगर पेशेंट को हमने नाइट्रेट्स दिया, ठीक है, नाइट्रेट्स हमारे पास वेज़ोडायलेटर है। जब कम ब्लड आएगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से पेन जो है रिलीव हो जाएगा और वहाँ की जो मसल है वो डैमेज होने से बच जाएगी। सही है, अगर पेशेंट मतलब हार्ट ज्यादा काम करेगा, ठीक है, तो वहाँ की जो मसल होती है वो ज्यादा जो है ना वो डैमेज हो जाएगी, उससे पेशेंट और भी मतलब मजीद खराबी की तरफ जाएगी। सही है, तो इसकी वजह से हम नाइट्रेट्स देते हैं कि ये वेज़ोडायलेटर होती है। ठीक है, और इसको जो है ना हार्ट की जो फंक्शंस होती है वो थोड़ा कम करवाती है। सही है, लेकिन ये याद रखें, अगर हम पेशेंट को नाइट्रेट्स देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखें, ये इसकी जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो आप नोट करें 100/60 से पेशेंट नीचे नहीं जाए। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं इसकी जो एडवर्स होते हैं इफेक्ट है, हेडेज आती है और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, ये आप नोट करना है। सही है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास आर्टरी है। ठीक है,
ये हमारे पास आर्टरीज में हमारे पास यहाँ पर नाइट्रेट्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है एंडोथेलियल सेल है, इससे एक एंजाइम रिलीज होता है, ये जो नाइट्रेट्स है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रिक एसिड में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में, हम नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रेट है, ठीक है। ये नाइट्रेट्स ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल है, ये एंडोथेलियल सेल से एक एंजाइम रिलीज होता है, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स, कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रो ऑक्साइड में। ये नाइट्रो ऑक्साइड फिर क्या करता है, ये मसल को रिलैक्स करवाती है, ठीक है। ये मसल को रिलैक्स करवाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नाइट्रेट्स। अगर पेशेंट नाइट्रेट से ठीक नहीं हुआ तो दूसरे हमारे पास ऑप्शन है मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। मॉर्फिन हम देते हैं पेशेंट को, इसकी वजह से भी जो है ना पेन रिलीफ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है एस्प्रिन भी देते हैं। एस्प्रिन हमारे पास क्या है, एस्प्रिन हमारे पास ब्लड थिनर है, इजीली फ्लो करता है, ब्लड जो है ना ब्लड इजीली फ्लो करता है थ्रू आर्टरीज में, सही है। इसके बाद हमारे पास आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में हमारे पास एटिनोल आता है, डिसिप्रोल आता है, जो लोल वाला मेडिकेशन है वो पेशेंट को हम देंगे, सही है। लेकिन ये याद रखें बीटा ब्लॉकर काम कैसे करता है, फंक्शन, इसकी फंक्शन क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज करवाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो कम करवाती है, सही है। और जो एरिथमियास होती है, डिसएरिथमियास है, वो उसको मतलब उसको बैलेंस करवाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर है। जब हार्ट रेट जो है ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, एरिथमियास भी होती है, ठीक है, डिसएरिथमियास होती है, तो पेशेंट की जो मसल्स होती है, हार्ट की जो मसल्स होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से पेशेंट और जो है खराबी की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से जो बीटा ब्लॉकर की वजह से हार्ट रेट भी कम हो जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम हो जाता है, और इसके साथ साथ जो एरिथमियास होती है, डिसएरिथमियास होती है, वो भी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें, ठीक है, यहाँ पर आप नोट करें, जो पेशेंट अस्थमा वाला होता है उसको हम नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर, क्योंकि वो ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है, ठीक है, ये याद रखें। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे पास है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स के बाद हम अगर पेशेंट की जो है ना ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से डाउन होती है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ उसके एयरवे हम चेक करते हैं, ब्रीदिंग चेक करते हैं, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन सिचुएशन हम देखते हैं, ठीक है, और सर्कुलेशन हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एंटीकोगुलेंट्स हम देते हैं, एंटीप्लेटलेट्स हम देते हैं, ठीक है, और क्रिएशन चैनल ब्लॉकर्स हम इसके साथ भी हम देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बची है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम सर्जरी में जाएंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी में हम स्टंट डालते हैं, ठीक है, आर्टरी में। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करवाते हैं, एंजियोप्लास्टी में हम स्टंट डालते हैं आर्टरी में जहां पर ब्लॉकेज है। लेकिन हम एंजियोग्राफी में मालूम करते हैं जहां पर ब्लॉकेज है, जिस एरिया में जिस आर्टरी में ब्लॉकेज है उस एग्जैक्ट लोकेशन को हम मालूम करते हैं। इसके बाद एंजियोप्लास्टी हम करवाते हैं, वहां की जहां पर ब्लॉकेज है वहां पर हम स्टंट डालते हैं, तो वहां की जो है ना आर्टरीज होती है वो ओपन हो जाती है और ब्लड आसानी के साथ आगे जाएंगी, सही है। और अगर एंजियोप्लास्टी बार बार फेल होते जा रहा है, ठीक है, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचेगी बाईपास सर्जरी हम करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट की जो है ना हम चेस्ट जो है ओपन करते हैं, हार्ट बाहर निकालते हैं, लेग से जो है ना हम आर्टरीज जो है ना वहां से आर्टरीज हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल करती है हार्ट में, ठीक है, जहां पर ब्लॉकेज होती है, ठीक है। और फिर पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। जब तक पेशेंट की तबीयत या पेशेंट की सेहत सही नहीं होती तब तक जो है ना वो आईसीयू में पड़ा रहेगा, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजिना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में फर्क क्या है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।